तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस। जो बच्चे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हालांकि फिर मैं आपको यहाँ भी समझाऊंगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, पर ध्यान से सुनिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस with a velocity of 4 meter per second compresses an ideal spring and comes to rest. If the force constant of the spring be 100 Newton per meter, then how much is the spring is compressed? ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा हो गया, ये स्प्रिंग हो गया और यहाँ से कोई बॉडी इस तरीके से मूव करती हुई आ रही है। ये 16 kg ब्लॉक, इसका मास है 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, compresses an ideal spring and comes to rest. If the force constant of the spring K is equal to 100 Newton per meter, then how much is the spring is compressed? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। एकदम सिंपल है। ये स्प्रिंग दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, यहाँ कोई बॉडी है, उसका मास 16 kg है, 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करती है और फाइनली रेस्ट में जाती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, राइट। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ, देख लीजिए। ए 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस with a velocity of 4 meter per second compresses an ideal spring and comes to rest. If the force constant of the spring be 100 Newton per meter, then how much is the spring is compressed? एकदम सिंपल है बच्चों। यदि ये ब्लॉक मोशन करता हुआ जा रहा है तो इसके पास में इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m16 एंड वी स्क्वायर 4 स्क्वायर। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इसके पास में ये 4 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 16 कितना हो गया? 256 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 128 जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। फाइनली ब्लॉक क्या हो गया? रेस्ट में आ गया है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो हुआ 128 माइनस 0, 128 से 0 हो गई। यदि 128 से मान लीजिए 28 होती कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 128 और फाइनल मान लीजिए 28, तो लॉस कितने का होता? 100 का। अभी क्या हुआ? पूरी की पूरी चली गई, मतलब 128 जूल का लॉस हो गया। तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ ये कहाँ गई? स्प्रिंग में स्टोर हुई। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और आप सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, स्प्रिंग का हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये जो 128 है यही एक्चुअल में स्प्रिंग में स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम बोलेंगे u इज इक्वल टू ऑफ डेल k इज इक्वल टू 128। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 128 हाफ k की वैल्यू बच्चों 100 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करने से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये वापस 128 इंटू 2 हो गया और नीचे ये 100 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये फिर से कितना हो गया? 256 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया? 16/10 इज इक्वल टू ऑफ एक्स। इसका मतलब 1.6 मीटर इज इक्वल टू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो होगा 1.6 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऑल्टरनेट क्वेश्चंस बच्चों आपको करना है, जो डाउट्स होंगे वो मैं बता दूंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, ए बॉय whose mass is 51 kg climbed climbs with a constant speed a vertical rope 6 meter long in 10 seconds. How much work does the boy perform? What is his power output during the climb?
मतलब ये रोप हो गई है, इसमें ये जो बॉय है वो इस रोप को पकड़कर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, क्यों भाई, है ना। और हमको क्वेश्चन बोला गया है इसका मास जो है वो कितना बोला गया है, 51 kg। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, u कांस्टेंट है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में चढ़ जा रहा है। हाउ मच वर्क w, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज हिज पावर आउटपुट, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो एक बात तो तय है कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, फिक्टिशियस एक्सेलरेशन नहीं होगा, शूडो एक्सेलरेशन। तो अब केवल उसको केवल क्या है, अब उसका वेट डाउनवर्ड होगा तो उतना ही फोर्स उसको लगाना पड़ेगा अपवर्ड। तो कुल मिलाकर यदि वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसको वर्क करना पड़ेगा उसका वेट mg इंटू ऑफ हाइट h, जितनी हाइट तक वो राइज कर रहा है। अब हमको हाइट कितनी गिवन है, हाँ 6 मीटर लॉन्ग बोला है, 6 मीटर। तो इसका मतलब w इज इक्वल टू 51, ये हो गया, g की वैल्यू 9.81 और h की वैल्यू 6, तो w इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि यदि ये जानबूझकर ने 51 दिया था ताकि ये 9.81 है, अदरवाइज ये 10 लेते तो ये 50 होता, तो मेरे ख्याल से 500 आएगा ही अप्रॉक्स। यदि इसको अपन 10 ले लें तो 500 इंटू 6, तो मेरे ख्याल से 3000 जूल आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 3000 जूल। इतना वर्क आपको इस लड़के को करना पड़ेगा अपने वेट को ऊपर तक ले जाने में, mgh। पावर कितना होगा, तो w/t होगा, तो पावर 3000 वर्क हो गया और 10 ये हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये जूल, हाँ जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही वॉट बोलते हैं, तो 300 वॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, एनसीईआरटी का है। ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ, अब इसका जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, तो जो बच्चे एक्चुअली में वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी ओपन करके देख सकते हैं। ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स F, कांस्टेंट फोर्स F -I + 2j + 3k, where I, j, k are the unit vectors along the x, y and z axis of the system respectively. What is the work done by the force in moving the body to a distance of 4 meter along the z axis? कितना मूव कर रही है बॉडी, 4 मीटर along the z axis, मतलब 4k। वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो क्या लिख दोगे, 4k। z एक्सिस के डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, k से मल्टीप्लाई। यदि x एक्सिस के डायरेक्शन में मूवमेंट बोला होता तो क्या करते हैं, 4i, y एक्सिस के डायरेक्शन में 4j, z एक्सिस के डायरेक्शन में 4k। तो बच्चों हमको इस कंडीशन में फोर्स कांस्टेंट बोला है और वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, F.S। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू, फोर्स आपको मालूम है -I + 2j + 3k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4k। 4k का मतलब क्या हुआ, 0i + 0j + 4k। अब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये तो मैंने निकालना आपको सिखाया है, A डॉट बी आप जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, W इज इक्वल टू आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 0, इसका -1 है, इसका 0 है, प्लस 2 इंटू 0 जे के कोफिशिएंट्स प्लस के को कोफिशिएंट 3 इंटू ऑफ 4,
तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जूल। 12 जूल ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब इतना कॉपी कर लो तो मेरे को बोर्ड खाली हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हो, क्योंकि अब ये लाइन से क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी के ही हैं। ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, find the power consumed in filling the tank. मतलब ये कोई बिल्डिंग दी हुई है और उसके ऊपर ये वाटर टैंक है, यहाँ पर नीचे पंप है जो वाटर जो है उसको लेके यहाँ पर फिल कर रहा है। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is efficiency 30%. Find the power consumed in filling the tank. Power consumed find करना, power consumed। अभी तो सबसे पहले ये निकालो कि वर्क कितना किया इस पंप ने, W वर्क। तो डेफिनेटली इस पंप ने इस टैंक को यदि फिल किया है तो जो वर्क होना चाहिए वो होना चाहिए mgh। और डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एम की जगह आप d इंटू वी इंटू जी एच, मास की जगह dv लिख सकते हो। जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है 1000, कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन में दी नहीं है पर आपको रटी होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी रट लीजिए, कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना फिल कर रहा है वो 30। जी की वैल्यू कितनी होती है 10, हाइट कितनी है 40। इसका मतलब है पंप ने कितना वर्क किया वो पता चल गया आपको। 3 इंटू 4 कितना होता है 12 इंटू 10 टू द पावर 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल। इतना वर्क इस पंप ने किया। और ऐसा करने के लिए उसको कितना पावर लगा, पावर आउटपुट, इस पंप का पावर आउटपुट कितना होना चाहिए, तो हमको पता है W/T पावर आउटपुट। W कितना है बच्चों 12 इंटू 10 टू द पावर 6 आपने निकाला है जूल में, और टाइम लगा है 15 मिनट्स। तो आपको ये जो भी वैल्यू, चूंकि SI सिस्टम में कर रहे हो आप, तो टाइम आपको सेकंड में रखना पड़ेगा। तो आप करोगे 15 इंटू 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये जूल पर सेकंड में आ रहा है, मतलब वॉट में। ये आउटपुट पावर है। यदि इसको देखें तो 12 से ये 5 हो जाएगा, मतलब 1/15 इंटू 5 75 इंटू 10 पावर 6 वॉट। ये आउटपुट मिला है। इस पंप ने इतना वर्क करके दिया, पर इतना करने के लिए पंप जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, पावर कंज्यूम किया। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। हमेशा एफिशिएंसी जो होती है, जैसे आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं तो वो क्या एफिशिएंसी तो रहती है। भाई आपको 75 मार्क्स मिले 100 में से, इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाते हैं। मतलब 100 कैंसिल हो गया तो 75% आपकी क्या हुई एफिशिएंसी।
टोटल ये इनपुट मार्क्स कितने थे एग्जाम में 100, उसमें से कितने आपने गेन किए 75, आउटपुट आपको इनपुट कितना दिया गया था 100, आप उसमें से कितना निकाल पाए 75 इंटू 100 परसेंटेज में फाइंड करना। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर यदि आप पावर से रिलेटेड करोगे तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, इनपुट मतलब जो कंज्यूम हो रहा है, ये परसेंटेज में, तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो आउटपुट पावर कितना है आपका 1/75 इंटू 10⁶, और ये एफिशिएंसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 30%, कितना 30%, तो 30%, और यहाँ जाएगा पावर इनपुट कंज्यूम्ड इंटू ऑफ 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनपुट पावर इज इक्वल टू 1/30 यहाँ जाएगा इंटू 1/75 भी जाएगा इंटू 10⁻, कितना जाएगा 8 वॉट, राइट। तो यदि आप 75 आप चाहें तो इसको 1 0 तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया है, पावर कंज्यूम, पावर इनपुट, इनपुट मतलब कंज्यूम। यहाँ पर आप बच्चों इसको, आपका जो आंसर है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, 43.6 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 अलग कर दो तो क्या बचेगा 10⁵ इंटू 10⁻3, 1 2 3 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 75। इसको सॉल्व करके देखो तो तुम्हारा ये देखो ये कैंसिल हो गया, अब 25 से डिवाइड करो तो 25 3 जा हो गया, 25 4 400 हो गया, इसका मतलब 400/9 इंटू 10⁻3। अप्रॉक्स वैल्यू तो आप तुरंत निकाल सकते हो, सपोज ये 10 होता तो 1 0 कैंसिल होकर कितना जाता 40, अभी 10 नहीं है, कम है, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो आपको आंसर दिया है उससे मैच कर जाएगा। आंसर आपका 43.6, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए 43.6 आ जाएगा इंटू 10⁻3 वॉट, ये आपका आंसर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है अप्रॉक्स आंसर ठीक है, क्योंकि अपन जी वगैरह भी तो देखो ना 9.8 ना लेकर 10 ले रहे हैं ना, तो क्लोज आंसर आएगा। तो बात सुनो, मेथड कॉन्सेप्ट समझो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, चलेगा। टैंक था, आपने को हाइट गिवन थी, पंप ने कितना वर्क किया अपन ने पहले वो निकाल लिया, मतलब ये वर्क क्या कहलाएगा, पंप ने जो वर्क किया मतलब आउटपुट वर्क, तो ये W इज इक्वल टू mgh। हमको क्वेश्चन में मास नहीं दिया था, वॉल्यूम दिया था, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दिया, जी कर दिया, एच रख दिया, वैल्यूज रख के हमने वर्क निकाल लिया। जब वर्क आ गया तो हमने आउटपुट पावर फाइंड कर लिया पंप का W/T करके, तो इससे हमको पंप का आउटपुट पावर आ गया। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये इनपुट जो है यही तो कंज्यूम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिल रहा है वही तो पावर कंज्यूम कर रहा है वो, तो ये इनपुट पावर हो गया। बाकी वैल्यूज रख दी हमको, 30% क्वेश्चन में गिवन था, तो 30 आउटपुट पावर ये हो गया, इनपुट हमको फाइंड करना इंटू 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, अपना ये आंसर आ गया। ये अपना एक्चुअली में तरीका, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को करना है, कौन सा क्वेश्चन हुआ 7th। अभी फिलहाल आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 0.3 kg is taken up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter and the allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is given 0.15. What is the work done by the gravitational force over the round trip?
Second, work done by the applied force over the upward journey. Third, work done by friction force over the round trip. And fourth, kinetic energy of the body at the end of the trip. देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्वेश्चन है। 9, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ हमको गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर, और इसकी हाइट गिवन है हमको 5 मीटर। और कोई बॉडी है जिसका मास हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.3 kg, 0.3 kg is taken up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter and allowed to slide down the bottom again। पहले A to B जा रही है बॉडी, और फिर उसके बाद में B to A, पहले A to B फिर B to A। The coefficient of friction between the body and the plane, यहाँ पर जो बॉडी है और प्लेन, इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना गिवन है, 0.15। फर्स्ट हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। सेकंड फाइंड करना है वर्क डन बाय द, पहले ग्रेजुअली करते हैं अपन, तो आपको क्लियर है। राउंड ट्रिप बोला है मतलब पहले बॉडी ए से बी पे गई और बी से वापस रिटर्न आई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ग्रेविटेशनल फोर्स यदि आप बात करोगे तो यहां पर वेट हो गया mg, ये एंगल सपोज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा होता है, उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर ये हो गई, इंक्लाइंड की परपेंडिकुलर, ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg sin थीटा। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R। पर ये सब तो अपन को जरूरत पड़ेगी, पर अभी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है, तो वो चूंकि A से B पर और वापस B से A पर आया है, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना माना जाएगा, 0। इसलिए फर्स्ट आंसर आ जाएगा 0 पूरी राउंड ट्रिप के लिए। फिर सेकंड पार्ट में बोला वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। अब आप देखें, जब आप अपवर्ड जर्नी में फोर्स लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे, जबकि ये वेट का ये वाला कंपोनेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है। साथ ही साथ यहां पर फ्रिक्शन भी जाएगा F, क्योंकि जब आप अपवर्ड ले जाएंगे, मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। इस mg को तो रिजॉल्व कर लिया, mg ये mg cos हो गया, mg sin, इससे मतलब नहीं है। अब ये दो फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको अपवर्ड। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सेकंड, F इज इक्वल टू, तो आपका आंसर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस F। mg sin थीटा भी डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, इन दोनों फोर्स के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू S, तो F हो जाएगा mg sin थीटा प्लस F इंटू ऑफ S। W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस, बच्चों व्हाट इज F, फ्रिक्शन, म्यू इंटू R इंटू ऑफ S। अब W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू व्हाट इज R, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा इंटू ऑफ S। वैल्यू रख दीजिए, W इज इक्वल टू, मास की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 0.3 गिवन है,
जी की वैल्यू 10 साइन थीटा, ये थीटा है बच्चों, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। बेस कितना होगा रूट ओवर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये जाएगा 100 माइनस 25 75 रूट 75 रूट ओवर 75। जहां तक सवाल है साइन थीटा का तो 5/10 परपेंडिकुलर अपॉन, फिर ये म्यू 0.15 है ना, m फिर से 0.3, g फिर से 10, cos थीटा बच्चों रूट 75/10 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इंटू s 10 मीटर। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है। मतलब अब यदि अपन बात करें यहां पर तो W इज इक्वल टू 10 कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना बचा 0.3 और 10, 3/10 10 10 कैंसिल, 5 इंटू 3 15 प्लस यहां पर बच्चों कितना आ रही है 15 इंटू 3 75 बाय 100 और ये 10, इस 10 को तो इससे अलग कर दो, 3/10 और 10 केवल क्या बचेगा 100 इंटू ऑफ रूट ओवर 75, राइट। मेरे ख्याल से क्लियर है। 3 छूट गया क्या? हाँ 3 छूट गया ना, नहीं कर लिया लेकिन 45 होगा ना, है ना, 15 3 जा 45, तो 45/100 इंटू दिस, तो आंसर आ गया W इज इक्वल टू। अब इसको आपको बच्चों सॉल्व करना है, तो ये 15 ये हो गया प्लस 45/100 रहने दीजिए, और ये देखिए 75 25 इंटू 3 25 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 5 रूट 3 मतलब 1.7 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कितने से कैंसिल हो रहा है ये 5, ये 20 हो गया, फिर से 5 5 9 और ये 4, तो W इज इक्वल टू 15 प्लस 9 इंटू 1.7 बाय 4, 9 इंटू 17 बाय 40, पॉइंट हटाएगा तो 40। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है बताइए मुझे, ये कितना आएगा? तो बच्चों इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है 18.5 जूल, सेकेंड आंसर। फिर थर्ड हमसे क्वेश्चन बोला वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। फ्रिक्शन फोर्स देखो, अपवर्ड जाओगे फ्रिक्शन किस तरफ होगा डाउनवर्ड, जब ये डाउनवर्ड आएगा तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा अपवर्ड, होगा कि नहीं? अरे यार ये ऐसा है, ये बॉडी को आप ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होगा ना F, और जिसी बॉडी को जब आप यहां से डाउनवर्ड लाओगे तो फ्रिक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन में भी फ्रिक्शन वर्क करेगा और इस कंडीशन में फ्रिक्शन वर्क करेगा। दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। भाई जब आप अपवर्ड ले जा रहे हो तो A टू B ले जा रहे हो, फ्रिक्शन डाउनवर्ड है ना। तो यहां पर W1 सपोज, तो क्या बोलोगे F डॉट S होता है आपका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला ना, तो F डॉट S क्या होगा F इंटू S इंटू कॉस 180। 180 क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब थीटा कितना और ना 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये माइनस हो गया। और जब डाउनवर्ड आ रहा है तब भी फ्रिक्शन यही रहेगा W2 इज इक्वल टू, तो भी ऐसे होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो अभी ये भी ऐसे फिर नेगेटिव आ जाएगा।
तो टोटल वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस Fs प्लस माइनस Fs। इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस Fs, W इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ F बोलो म्यू इंटू आर इंटू एस, ट्वाइस म्यू की वैल्यू 0.15, आर की वैल्यू बताओ, आर mg cos थीटा, तो रहेगा mg cos थीटा, और s कितना है 10 मीटर इंक्लाइंड प्लेन। तो आपका वर्क की वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू बोलो माइनस 2 इंटू 15/100 mg, व्हाट इज m 0.3, g 10 cos थीटा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √75/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, और एक 10 तो ये भी कैंसिल, अच्छे इधर कर देंगे। अब बताओ W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस है 15 इंटू 2 30/100 इंटू 3/10 इंटू 10 इंटू √75 5√3 5√3 10 10 कैंसिल, एक ये कैंसिल, 3 इंटू 3 9, 9 और 10 में कितने का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, कितना हुआ 1 1 अप्रोक्सीमेटली 1, तो कितना हुआ 5√3, 1.7 इंटू 5 8.5, अप्रोक्सीमेटली 9 जूल के आसपास आंसर आ जाएगा, 9 जूल इससे थोड़ा कम 7.6, इसको सॉल्व करके बताओ, मेरे ख्याल से 7.6 आ रहा होगा, मुझे बताओ जल्दी। अरे देखो 5 से 2 भी हो गया, 5 से ये भी कैंसिल हुआ, 2 हो गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी बताओ भाई। देखो बच्चों, इन लोगों ने पूछा है अपन से लास्ट वाले पार्ट में, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो ऊपर वाला जो जाना तो छोड़ दो, यदि आप जरा सोचो यहां से बॉडी को आप छोड़ोगे, देखो यहां पर, यहां से बॉडी छोड़ोगे और जब यहां आएगी तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर 10 जूल है, जब यहाँ नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। लेकिन कब, यदि एनर्जी का लॉस नहीं होता तब, यदि एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो पूरी की पूरी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन मान लीजिए यहाँ 10 जूल थी, रास्ते में फ्रिक्शन ने 2 जूल खराब कर दी, तो लास्ट में कितनी बचेगी, यहाँ पर यहाँ 10 जूल थी, यदि स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन रास्ते में क्या है, फ्रिक्शन है, उसने 2 जूल एनर्जी खराब कर दी, तो फिर यहाँ कितनी बचेगी, 10 माइनस 2 8 जूल बचेगी ना, बस। तो अब अपने को पता है कि जब बॉडी बी पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो फोर्थ पार्ट, हमको इस ट्रिप के एंड में क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी, वो बताने के लिए पहले बी पर क्या पता कर लो, पोटेंशियल एनर्जी यू बी कितनी होगी, mgh, हाइट पर थी ना बॉडी, तो मास कितना है बॉडी का 0.3, g हो गया 10, और हाइट कितनी है ये 5, तो इसका मतलब जब बॉडी बी पर थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई 15 जूल थी, है ना। लेकिन जब ये नीचे आई तो फ्रिक्शन ने कुछ एनर्जी लॉस कर दी, कितनी कर दी, पूरे ट्रिप में कितनी थी, देखो 7.65, तो हाफ ट्रिप में कितनी हुई, ऊपर में 7 भाई आधी, इसकी आधी 7.65 जूल की एनर्जी, हाफ वर्क उसने ऊपर में किया था, हाफ ये किया था, तब जाकर ये टोटल आया। केवल नीचे वर्क में बोलोगे तो कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, केवल नीचे आते समय वर्क कितना हुआ 7.65 बाय 2,
कितना वर्क और कैसा वर्क, माइनस, लॉस कर रहा है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी एट लास्ट एट द एंड ऑफ ट्रिप, तो ये जाएगा 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी माइनस प्लस इंटू माइनस रखोगे ना वैल्यू, तो माइनस 7.65 बाय 2, के इज इक्वल टू 15 to 30 हो गया, माइनस 7.65 बाय 2। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कितना हुआ, 23, 22, 22.35 बाय 2 है ना, इतना दिख रहा है ना, ठीक है ना ये, तो ये जाएगा 11.717 अप्रॉक्स। क्या आंसर क्या है, 10.9। हाँ उसी के क्लोज पहुंच गए अपन। बाकी देख लो तुम लोग थोड़ा बहुत, 19-20 हो जाएगा। 30 कुछ गलती तो नहीं की थी मैंने, 22 पॉइंट ठीक था, कहाँ 10 नहीं लिया। हाँ यही कम आ जाता, ऑटोमेटिक ये कम हो जाता तो जाता, तो आंसर मैच कर जाता। लेके बताओ फिर, चलो ठीक है, समझ गए तुम लोग, कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पर 9.8 ले लो तो ये ऑटोमेटिक कम आ जाएगा, और कम वैल्यू में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वैल्यू कम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, जो आंसर लिखा है, आंसर कितना लिखा है उतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, वीडियो वाले बच्चों, पढ़ो 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 पढ़ो, वेरी गुड।